नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नवनीत मिश्रा जी। स्वागत और नमस्ते। अभिनंदन। बंगाल का चुनाव हो गया है। एग्जिट पोल कुछ अलग बता रहे हैं, तो दूसरा ग्रुप कुछ और बता रहा है, तीसरा ग्रुप कुछ और बता रहा है। चुनाव को लेकर बड़े कयास थे। चुनाव में हिंसा नहीं हुई। अभी तक पुनर्मतदान की भी कोई पक्के तथ्य नहीं है। पहले चरण में कोई पुनर्मतदान भी नहीं हुआ। कई लोगों का मानना है कि पहले चरण में बीजेपी की 59 सीटें थीं, उसमें बीजेपी पॉजिटिव चल रही है। कई लोगों का मानना है कि पहले चरण में ही टीएमसी ने बढ़त कायम कर ली। अब ये तो 4 मई को पता लगेगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है और 4 मई सुबह 7 बजे तक ये सिलसिला इसी ताकत में आगे चलता जाएगा। नवनीत जी की भी राजनीतिक पकड़ और डेटा पर रिसर्च रहती है, तो मुझे लगा बात की जाए, बंगाल के चुनाव पर बात की जाए, मौजूदा सिस्टम पर बात की जाए, पूछा जाए कि आखिर इस एग्जिट पोल का क्या मतलब और क्या मायने हैं। तो इन कई सवालों को लेकर जिज्ञासा थी। नवनीत जी से बातचीत की और अब नवनीत जी हमारे साथ हैं। नवनीत जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि बंगाल के चुनाव पे साख दोनों तरफ की लगी हुई है। जो बिल्कुल। जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। और इस साख में एक नया इतिहास रचा जाएगा जो जीतेगा वो, क्योंकि बिल्कुल। सबने अपनी चौसर इतनी भली भांति बिछाई है, कोई ये तय नहीं कर पाया कि कमजोर कौन सा चुनाव लड़ रहा है। सब दोनों पक्ष, दो ही पक्ष थे, दोनों पक्ष बड़ी ताकत से लड़े हैं, पूरे अरमा ध्वस्त करके लड़े हैं। आपका क्या आंकलन कहता है? देखिए शिव कुमार जी, पश्चिम बंगाल देश का ऐसा राज्य है जिसने 50 साल में सिर्फ 2 बार बदलावों के लिए वोट किया है। आप सोच लीजिए कि वहां के लोग कितने रेस्ट जोन में जीने के आदी हैं। या तो 1977 में लेफ्ट के लिए वोट किया था वहां के लोगों ने, जब कांग्रेस की लगातार सरकार चल रही थी, और या तो फिर 77 के बाद 2011 में बदलाव के लिए वोट पड़ा। और अब जब 2011 से जब 15 साल होने को हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या 15 साल बाद तीसरी बार बंगाल में बदलाव के लिए वोट पड़ा है इस बार? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जिस तरीके का आप पश्चिम बंगाल के चुनाव का पैटर्न अगर आप देखेंगे, पहले तृणमूल कांग्रेस मुद्दे सेट करती थी और बीजेपी उस ट्रैप में फंस करके उस पर जवाब देते हुए घूमती थी। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पे बीजेपी ने मुद्दे सेट किए और उन मुद्दों पर टीएमसी को खेलना पड़ा। मिसाल के तौर पे आप देखें, 7वां वेतनमान का वेतनमान की जो घोषणा है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां के जो कर्मचारी हैं, जो करीब 9 लाख कर्मचारी वहां पे हैं और 10 लाख जो पेंशनर्स हैं, वे छठे वेतनमान का भी लाभ मिल रहा है उनको। वो भी 3 साल पहले से उनको मिलना चाहिए था, 2016 से मिलना चाहिए था, लेकिन उनको 2019 से मिल रहा है, वो भी छठे वेतनमान का। जबकि यहाँ देश में 8वें वेतनमान के जो की तैयारी शुरू हो गई है। तो पश्चिम बंगाल की जो ट्रेन है वो दो पहले जो है 2 बोगी पहले ही वो चल रही है। तो ये जो है, अब इसके बाद जब बीजेपी ने 7वें वेतनमान की घोषणा की कि भाई सरकार में आएंगे तो 45 दिन के बाद हम उसको कर देंगे, तो उधर फिर टीएमसी ने भी अनाउंस किया कि भाई हाँ, जो एरियर है कर्मचारियों का हम उसको देंगे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इशू थे जिसको बीजेपी मुद्दे सेट करती गई और टीएमसी उस पर जवाब देती गई। तो इस बार का चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जिसमें पहली बार 91 लाख से ज्यादा वोट कटे। ये पहला ऐसा चुनाव था और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो इस जो है नए मुद्दे इस चुनाव में गूंजे। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है और जिस तरीके से लोगों ने सहभागिता भी की, वोटिंग परसेंटेज में बढ़ करके हिस्सा लिया, 90% से ज्यादा दोनों चरणों में वोट पड़े। हालांकि उसके पीछे एसआईआर मेन वजह रही, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे बोगस वोटर्स थे उनके नाम कट गए, तो जाहिर सी बात है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा।
तो लेकिन इसके बावजूद लोगों में जिस तरीके से उत्साह देखा गया, चाहे ग्रामीण इलाके हों, चाहे आमतौर पर शहरी इलाके कम मतदान के लिए बदनाम रहते हैं कि जो शहरी जनता है वो कम मतदान करती है, लेकिन आपने देखा होगा कोलकाता की जो तमाम गलियां थी वहां पे भी लाइन लगा हुआ था। जो भद्र लोग जिसको कहते हैं, जो वहां के एलीट क्लास के लोग हैं, वो भी खूब बम्पर मतदान करते देखे गए। तो ये माना जा सकता है कि इस बार 2026 में कुछ स्थितियां बदल सकती है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ये जो है पूरी तरीके से बदलाव के लिए ही वोट पड़ा है, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी इस बार चुनाव अच्छा लड़ते हुए दिखी है। पिछली बार से भी कहीं बेहतर पोजीशन में बीजेपी दिख सकती है। नवनीत जी, पिछली बार कुल मतदाता 6,99,00,000 थे। 5,96,00,000 मतदान हुआ, यानी 85.20%। और टीएमसी को 2,89,68,000 और बीजेपी को 2,29,05,000 वोट मिले। ये 2021 का डाटा है। अब अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 में ये जो डाटा चला गया, पहला चरण जो गया वो गया 93.19%, दूसरा चरण 92.47%, यानी दोनों मिलाएंगे तो 93 में कुछ कमी रह जाएगी। बिल्कुल। इधर 91 लाख वोट कम हो गया। अब 91 लाख में 27 लाख तो हम मान सकते हैं कि कागज पत्रों के चक्कर में वो ट्रिब्यून और उसमें रह गया, उसे हम अलग हटा दें तो लगभग 40 से 45 लाख वो बोगस वोट था, या तो जो कहीं शिफ्ट हो चुका है, या इस दुनिया में नहीं रहा, या किसी कारण से वो वोट देने योग्य नहीं है। वो एनी हाउ कोई भी हो सकता है, मतलब कहीं शिफ्ट हो गया, कहीं चला गया। इतनी बड़ी तादाद में जब वोट कम होगा तो निश्चित रूप से परसेंटेज बढ़ जाएगी, इसमें कोई बिल्कुल दो राय। और परसेंटेज बहुत बड़ी नहीं, 8% बढ़ा है, जबकि जो वोट कटा वो भी 15% के करीब कट गया। वोट कटा है वो भी 15% के कटा है, इस लिहाज से बहुत ज्यादा टर्नआउट वोट नहीं बढ़ा। लेकिन जो मौजूदा वोट था उसमें से अगर 93% वोट पड़ रहा है, यानी 100 में 7 आदमी रह गए वोट डालने से। वो अशक्त भी हो सकते हैं, वो बीमार भी हो सकते हैं। तो क्या इस वोट को ये मानते हैं, एसआईआर से लोग भयभीत थे कि अगर हमने अपना वोट नहीं डाला तो मेरी मकान न चला जाए, मेरी दुकान न चली जाए, मेरी घर न चली जाए, मुझे सरकारी सुविधाओं से वंचित न कर दिया जाए, मेरा आधार कार्ड न चला जाए। मैं जानना चाहता हूं थोड़ा सा। हाँ, देखिए उसी में एक डेटा और मैं देता हूं। जो अभी आपने कहा कि कितने वोट टीएमसी को मिले थे, जो पिछला चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में 60 या 61 लाख वोटों का अंतर था। हालांकि सीटें भाजपा की 77 थी और वो 200 पार सीटें थी। तो भले ही जो है 60 लाख वोटों का अंतर था, लेकिन सीटों में डिफरेंस काफी ज्यादा था। और एसआईआर में वोट कटे हैं 91 लाख। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो अगर डेटा को अगर हम देखें तो इस बार की जो कहानी है वो काफी बदली हुई नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो ये बता सके जो 91 लाख वोट कटे हैं वो किसी वो एक सबसे पहली बात तो जो उसके पीछे तर्क दिए गए हैं कि वो या तो बोगस वोटर थे, या तो शिफ्ट हो चुके लोग थे, या फिर वो मृतक मतदाता थे। तो अब ये कई बार ये होता है कि जब वोटर लिस्ट में किसी का नाम होता है तो जो भी पार्टी का कार्डर थोड़ा सा बाहुबली होता है, वो कई बार फर्जी वोट डलवा देता है। तो ये बात होती है। और अमूमन वो जो है कई बार चूंकि जो लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो वोट कैसे डालेगा। लेकिन अगर यह है कि 60 लाख वोट का डिफरेंस बीजेपी और टीएमसी के बीच था और 91 लाख वोट जो है वो किन्हीं कारणों से कट गए हैं, तो ये भी एक बड़ा तथ्य है जिससे इस बार की कहानी थोड़ी सी पलटती भी दिखती है। अब जैसे ये सवाल ये है कि जो एसआईआर है, एसआईआर की वजह से जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। सबसे बड़ी चीज ये है कि मान लीजिए पहले 100 में 80 लोग वोट करते थे,
लेकिन अगर मान लीजिए उसमें से 10 लोगों के वोट कट गए तो जाहिर सी बात है जो है वो वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ ही गया, क्योंकि जो लोग उसमें वोट नहीं करते थे उससे वोटिंग परसेंटेज घट जाता था। लेकिन जब आप बोगस को हटा देंगे तो वोटिंग परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसके अलावा जो दूसरी बात आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे थे जब ये एसआईआर की प्रक्रिया हुई, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे अफवाहें भी फैलती हैं, बहुत तेजी से राजनीतिक दल अपने वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स भी फैलाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि ये भी कहा गया कि भाई अभी तो ये एसआईआर है, एसआईआर तो आपकी नागरिकता जो है आगे जो है ये आगे नागरिकता भी चेक होगी, और अभी तो ये जो है एसआईआर के बहाने जो है ये पूरा जो है आपकी नागरिकता चेक करने का जो है एनआरसी लाने का और सारी चीजें लाने का एक जो है ये टूल है। तो ऐसे में क्या है, जो लोग वोट नहीं देंगे उनकी नागरिकता पे भी संकट हो सकता है, या वो अन्य जो है उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, या सरकार ऐसे नए नियम कायदे लागू कर देगी। ये बहुत सारी चीजें जो है वो चलती रही। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर से लेकर के आप देखेंगे जहां जहां पे भी बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स थे, चाहे वो महिलाएं मेड के रूप में काम कर रही हों, चाहे वहां के मजदूर काम कर रहे होंगे। आपने देखा होगा सूरत से लेकर के गुजरात से लेकर के दिल्ली से लेकर के यहाँ से जो है बहुत बड़ी मात्रा में रिवर्स जो है माइग्रेशन हुआ। बहुत आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट डाला कि उनकी मेट थी वो वोट देने के लिए गई है। तो पहले क्या था कि जाहिर सी बात है एक एक महिला जो 10-12 हजार 15 हजार रुपए अगर महीना उसको मिल रहा होगा जो दिल्ली एनसीआर में, और वो अपना टिकट करा के बंगाल वोट जाना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी खासी सैलरी होती है लेकिन वो वोट देने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। वो अपने अगर उनका वोट गांव में है या उनके जिले में है तो वो दिल्ली एनसीआर या किसी महानगर से वो जाना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि कौन इतनी जहमत उठाए। लेकिन लेकिन आप देखेंगे कि जो 10-15 हजार 20 हजार रुपए सैलरी पे काम कर रहे हैं लोग, तो उन्हें क्या है ये डर था कि कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ न छिन जाए। और उन्होंने ये जागरूकता भी कहेंगे, मैं तो उसको जागरूकता भी कहूंगा, भले ही ठीक है वो डर जो है हो सकता है कि, लेकिन एक जागरूकता था कि भाई हमें वोट डालना है ताकि जो है हमारे किसी तरीके से हमें किसी सरकारी योजना से वंचित ना होना पड़े, या कोई हमारे हमारे हमें कोई भविष्य में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये जरूर था कि इस जो है एनआरसी ये एसआईआर जो किया गया, एसआईआर की वजह से एक बंगाल से जो बाहर के रहने वाले जो प्रवासी मतदाता थे उनके अंदर एक पैनिक जरूर क्रिएट हुआ। उन्हें ये लगा कि हमें जो है इस बार वोट जरूर देना है, वोट दे करके हमको अपने को रजिस्टर्ड हो जाना है, ताकि जो है हमारी किसी भी तरीके से ना तो हमारा भविष्य में कभी वोट कटे, न अन्य योजनाओं से वंचित होना पड़े अगर कुछ ऐसी स्कीम आती हैं। जो कि चाहे उसको आप अफवाह माने चाहे जो माने, लेकिन ये डर तो था, इस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने में डर तो था। नवनीत जी, अब वोट पड़ गए और आंकड़े भी सब सामने आ गए। आज 30 तारीख है जी और 3 दिन बाद यानी 4 तारीख को 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इस पूरे एपिसोड में आप चुनाव आयोग की भूमिका कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठे और चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी बात का कोई खंडन नहीं किया गया। जहां खंडन नहीं हुआ विपक्ष वहां तत्काल कोर्ट गया, कोर्ट से ज्यादातर याचिकाएं निरस्त हुई। इस प्रकरण को आपने कई चुनाव देखे हैं, कई चुनाव आप कवर कर चुके हो और कई चुनाव की समीक्षा भी कर चुके हो, तो इस चुनाव को उस हैसियत से कैसे आंक रहे हैं? देखिए मेरा ये जो मानना है कि सवाल ये है कि देखिए जब कोई सिस्टम में कुछ लीक से हट के थोड़ा सा करने की कोशिश करता है तो सवाल उस पर उठते हैं, उसको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अब जहां तक चुनाव आयोग की भूमिका का सवाल है, सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होना चाहिए? जब कायदे कानून कहते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण होना चाहिए, उस वोटर लिस्ट में देखना चाहिए कौन कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग शिफ्ट हो गए हैं, समय समय पर उस वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होना चाहिए। ये देश का कानून कहता है। तो अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उस कानून के तहत वोटर लिस्ट का रिवीजन किया तो क्या गलत किया? दूसरी बात, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे आपने देखा होगा बहुत इससे पहले कि चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, 2 4 6 10 15 20 मर्डर हो जाते थे। चाहे वो पोस्ट पोल अलायंस होते थे, नतीजे आने के बाद चाहे होते थे, चाहे वो प्री पोल
पहले से ही वो हो जाते थे, चाहे चुनाव के बाद हिंसा होती थी, चाहे वो चुनाव से पहले हिंसा होती थी, लेकिन वहां पे हिंसा होती थी। आपने वो तमाम ऐसे वीडियो देखे होंगे, जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त बंगाल के तमाम हिंदू परिवार अपना घर छोड़ करके असम में जाकर के शरण लिए थे। असम सरकार ने उनके पुनर्वास की कुछ समय तक व्यवस्था की थी, और जब हालात सामान्य हुए तब जाकर के उनकी वापसी हुई। अभी आप इस चुनाव में देखे होंगे, एक भाजपा के प्रत्याशी की टीएमसी समर्थित जो है एक गांव में वो गए थे, वहां पे उनको दौड़ा रहे हैं, पीट रहे हैं, और एक सिपाही उनके साथ है जो किसी तरीके से उस प्रत्याशी को लिंच होने से बचा रहा है और किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो जो कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, अरे भाई कोई बंगाल में क्या युद्ध चल रहा था जो इतने टैंक लगा दिए, 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान लगा दिए। सवाल ये है कि जब वहां पे जब हत्याएं होती हैं तो क्या हत्याओं को रोकने की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की नहीं होती है? तो अगर किसी राज्य में भयमुक्त चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है, अगर स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में आती है, तो ये चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि वो मतदाताओं को भयमुक्त चुनाव की व्यवस्था वो कराए। तो अगर ज्ञानेश कुमार ये कराते हैं तो कहां से दोषी होते हैं? अब रही बात जो है ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता को लेकर के होता है, सवाल ये है कि अगर वोट कट रहा है, कोई मृतक है, कोई शिफ्ट हो गया है, तो फिर ऐसे वोटर्स का वोट काटने में क्या गलती है? और दूसरी बात है कि सुनवाई का मौका भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आया जिस सॉफ्टवेयर से किसी पार्टी विशेष के नाम काट दिए गए, और ऐसा भी नहीं है कोई वोटर लिस्ट में तो होता नहीं कि ये टीएमसी का वोटर है, बीजेपी का वोटर है। अगर वोट करते होंगे, बहुत सारे लोग लापरवाही से अपना वोट नहीं बनवाते होंगे, तो बीजेपी के भी वोटर होंगे, टीएमसी के भी वोटर होंगे। तो ये पूरा मुझे लगता है कि पूरा नैरेटिव का खेल है। और पहली बार पश्चिम बंगाल में जहां 7-7 चरणों में चुनाव होते थे, वहां पहली बार 2 चरणों में चुनाव हुआ, एक सिंगल मर्डर की घटना नहीं हुई। तो सवाल यह है कि इसे उपलब्धि के तौर पे देखा जाना चाहिए या इसे आलोचना के तौर पे देखा जाना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई केंद्र में सरकार है तो जो चुनाव आयुक्त है अगर वो कुछ कार्य कर रहा है तो सारा केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है, सिर्फ इसे मान लेना चाहिए? इस दृष्टि से तो जाहिर सी बात है केंद्र में कभी ना कभी किसी न किसी पार्टी की तो हमेशा सरकार रहेगी, तो फिर चुनाव आयोग के तो कोई कार्य ही नहीं करना चाहिए, जैसे स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए। अगर इस दृष्टि हो तो फिर कोई काम ही ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि ये पहली बार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा मुक्त चुनाव, छिटपुट घटनाएं हुई लेकिन हत्या की घटनाएं नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सफल हुआ है। और रिकॉर्ड तो समय में जिस तरीके से एसआईआर कराया गया, मुझे ये भी मैं चुनाव आयोग की एक उपलब्धि मानता हूं। ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बहुत सारी है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई देखिए कोई देवता नहीं होता, बहुत सारी वो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो चुनाव आयोग एक संस्था है, ज्ञानेश कुमार उस संस्था के प्रमुख हैं, वो भी मानव है, गलतियां होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी। और चूंकि चुनाव आयोग क्या है, वो ज्ञानेश कुमार से नहीं है, चुनाव आयोग जिले के बूथ लेवल से लेकर के जो बीएलओ हैं, बीएलओ से लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर के चुनाव आयुक्त तक सब उसमें शामिल होते हैं। तो चुनाव आयोग का जो कार्य होता है सिर्फ वो एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, वो नीचे से लेकर के ऊपर तक का कार्य होता है, सब मिल करके सारे लोग मिल करके चुनाव आयोग का काम करते हैं। तो बहुत सारी जहां पे लापरवाही हुई होंगी, बहुत सारे लोग, मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे जेन्युइन वोटर्स भी होंगे जो कुछ उनके भी वोट कट गए होंगे, लेकिन देखना ये होगा कि अगर 6 से 7 करोड़ वोटर हैं किसी राज्य में, तो उसमें ऐसी गलतियों का परसेंटेज कितना है? 1%, 2%, कोई भी एरर तो जो है स्वाभाविक सी बात है। अगर 1 या 2%, 3% गलतियां हैं, तो इस आधार पे आप जो है बाकी 97-98% जो सही काम है उस पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। गलतियां तो हमेशा, कभी भी जीरो एरर जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, इतना कंप्लीट तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आलोचना ठीक है, आलोचना जहां पे जरूरी है आलोचना वहां पे होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई उपलब्धि है तो उस पर भी मुझे लगता है कि तारीफ करने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। आपने ये देखा, अंतिम 3 दिन चुनाव अजयपाल बनाम ममता हो गया। हाँ जी। मोदी और शाह पीछे रह गए। मैं बड़ी जी। विभाग से जो हुआ, क्योंकि आजकल सोशल के दौर में 2 मिनट में सब पता लग जाता है कौन हाइप गया, कौन लो गया,
कितना शेयर हो गया, आप पोस्ट डालो 10 मिनट में पता लग जाता है इस नाम से कितना क्या सोशल। तो 2 दिन अंतिम 2 दिन चुनाव अजयपाल बनाम ममता हो गया। क्या आप इसको मेरी बात से सहमत हैं या असहमत? हाँ देखिए, आमतौर पे जो ऑब्जर्वर होते हैं उनके बारे में एक धारणा होती है, हम लोग भी देखते हैं कि ऑब्जर्वर क्या होते हैं, कि ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं कि वो जहाँ पे जिस भी जिले में जाएंगे वहाँ की वो मॉनिटरिंग करेंगे और रिपोर्टिंग, एक प्रकार से वो रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई यहाँ गलत हो रहा है। उनके जब हम लोग जिले की रिपोर्टिंग में हुआ करते थे तो जब भी चुनाव होता था एक सूचना विभाग एक रिलीज जारी करता था कि फला आईएएस फला आईपीएस ये ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, इनका मोबाइल नंबर ये है, अगर कोई चुनाव के दौरान आपको शिकायत मिलती है तो इनके नंबर पे आप दर्ज करा सकते हैं, इनका सर्किट हाउस में कमरा नंबर ये है, यहाँ इनसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, ये होता था। ऑब्जर्वर को क्या है, एक दो बार जो है कई चुनाव में आदमी वो ठीक है अपने काफिले के साथ जा रहे हैं देख रहे हैं करके, लेकिन कोई बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच आमतौर पर ऑब्जर्वर का दिखता नहीं है। और ज्यादातर जो ऑब्जर्वर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि ठीक है यार एक ड्यूटी मिली है उसको कर लेते हैं और निकल जाते हैं। क्योंकि वैसे भी जो भाई चुनाव है सारी चीजें हैं, जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जवाबदेही कहीं ज्यादा होती है। ऑब्जर्वर इसलिए देखा जाता है, कहीं ऐसा है तो नहीं स्थानीय प्रशासन किसी पार्टी विशेष किसी व्यक्ति विशेष के फेवर में तो काम नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए होता है। जहां तक कि ये बंगाल की घटना है तो जो ऑब्जर्वर यूपी कैडर के जो आईपीएस अधिकारी हैं डॉक्टर जयपाल शर्मा, ये गए थे जब इनको शिकायतें मिली कि वहां पे टीएमसी का जो प्रत्याशी है जहांगीर वो लोगों को धमका रहा है। कहीं ये भी शिकायतें मिली थी कि लोगों के वोटर आईडी कार्ड जमा कराए जा रहे हैं। तो अगर स्थानीय प्रशासन अगर उस पे प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं दिखाता है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर अगर सड़क पे उतरता है और मतदाताओं को भय रहित होकर के चुनाव के लिए अगर प्रेरित करता है और एक संदेश देता है जिस प्रत्याशी के खिलाफ ये जो है शिकायतें होती हैं उसके घर जा करके एक संदेश देता है कि भाई ये ऐसी शरारतें नहीं चलेंगी, तो इसमें मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। अब ये क्योंकि ऑब्जर्वर के बारे में ऐसी धारणा है कि ऑब्जर्वर जाता है बस मौज मस्ती करके पर्यटन करके टूरिज्म करके चाय पानी करके वो चला आता है, अपना जो है 1 महीने उसको रहना होता है चुनाव दौरान। तो लोगों को पहली बार लोगों ने देखा कि अरे यार ऑब्जर्वर तो ऐसे कैसे कार्य कर सकता है, तो बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, किसी ने गाइडलाइंस दिखानी शुरू की भाई ऑब्जर्वर का तो ये काम नहीं होता है, तो लोकल डीएमएसपी का काम होता है। लेकिन अगर देखिए क्या डॉक्टर अजय पाल जो कार्य कर रहे थे, क्या वो किसी पार्टी के लिए क्या वो कैंपेनिंग कर रहे थे? अगर किसी पार्टी के लिए वो वोट डलवाने के लिए की व्यवस्था कर रहे होते तो अगर ऐसा कोई वीडियो आता तो वो कसूरवार साबित होते। लेकिन अगर शिकायत पे जा करके वो जिसके खिलाफ आरोप लग रहा है अगर उसको वो नसीहत दे रहे हैं और वोटर्स में विश्वास कायम कर रहे हैं कि यहाँ जो भी सरकारी मशीनरी है वो आपके साथ है, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो आपको भयमुक्त होकर के वोट देने के लिए आपको आपके साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, तो इसमें तारीफ होनी चाहिए। एक और सवाल बड़ा गंभीर है कि पिछली साल से 30 लाख वोट बढ़े। 30 लाख वोट वैसे भी बढ़ सकते हैं, आपने देखा महाराष्ट्र में यही रायता फैला कि वहां 49 लाख वोट बढ़ गए थे। तो यहां 30 लाख बढ़ जाना मेरी समझ में तो यह है कि कोई खास बात नहीं है। 5 वर्ष में 30 लाख नए वोटर हो भी सकते हैं, डेथ कम लोगों की हो सकती है, और जो हुए वो कट गए। तो कटे हुए आंकड़े भी तो हैं 90 लाख। बिल्कुल भाई जो कटा हुआ आंकड़ा है वो 64 लाख तो फाइनल है, बाकी बिल्कुल 27 लाख ट्रिब्यून में है, अलग जगह है जिनकी शिकायतें हैं। लेकिन 64 लाख तो वोट कटा। 64 बिल्कुल में मैं मानता हूं तो 30 लाख अगर उधर कटा तो इधर ये 30 लाख बढ़ गया है। वही जो बड़ा वोट है वो वोट करने आ गया। यानी अगर एवरेजन बात करें तो 6 लाख पर ईयर वोट बढ़ा, 5 साल बाद ही ये मतदान हो रहा है। बिल्कुल लेकिन पिछली साल की अपेक्षा लगभग 10% वोट भी बढ़ गया। पिछली साल 82 था तो इस बार 92 हो गया। तो परसेंटेज जब बढ़ गई तो वोट तो बढ़ना ही है। बिल्कुल अब बढ़े वोट में जो ये आ रहा है एग्जिट पोल, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या एग्जिट पोल पर आप मोहर लगा रहे हैं या फिर आप देखिए 4 तारीख में इंतजार अभी जो चार तारीख मैं में इंतजार सच ये कर रहे हैं? बताऊं, जितने भी एग्जिट पोल आपने देखे होंगे ये खुद बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, बहुत सेफ खेल रहे हैं।
और मुझे ये लगता है कि मैं इस मैं बिल का एक 30 हाँ, सेकंड आपके लूंगा। मैं आंकड़े देख रहा हूं कि कई पोलों के सेम ही है, 10-5 सीटें। मुझे ये लगता है कि एक दूसरी की नकल उतार दी और ऐसा टीम किया हो ऐसा जल्दी ऐसा जल्दी। मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल हैं वो जैसे बहुत कागजी टाइप के लगते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, 2 से 2.5% वोट का अंतर हो सकता है, लेकिन 2 से 2.5% के अंतर पे सीटें बहुत नजदीक नहीं रहेंगी। 2% के अंतर से जो है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था, भाजपा को वोट शेयर ज्यादा मिला था, कांग्रेस को वोट शेयर कम था, लेकिन कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, भाजपा की कम थी। तो 2% का भी अगर वोट शेयर रहेगा, तो भी जो पार्टी जीतेगी वो बम्पर प्रचंड बहुमत से जो है बंगाल में जीतेगी। और बंगाल का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, शायद ही 1 या 2 बार ऐसे मौके रहे हैं जब वहां पे नजदीकी मुकाबला हुआ है, नहीं तो हमेशा जो है वहां पे छप्पर फाड़ के जनता वोट करती रही है। आप टीएमसी को देखेंगे, टीएमसी हमेशा 200 प्लस टीएमसी ने स्कोर किया। और अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, तो मुझे लगता है कि वो प्रचंड बहुमत से ही जीतेगी। मतलब कोई भी पार्टी जीते, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा ही जीत रही है, टीएमसी जीत रही है, क्या जीत रही है, मुझे उससे नहीं लेना देना। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये एग्जिट पोल हैं, ये बहुत बैलेंस करके बनाए गए हैं, और ऐसा नतीजे आते नहीं दिख रहे हैं। 2% का भी अगर डिफरेंस होगा तो भी सीटों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि बंगाल की जनता या तो वोट नहीं करती है बदलाव के लिए, और अगर बदलाव के लिए वोट करती है तो बम्पर वोट करती है। तो आप सोच लीजिए कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे या तो 1977 में जनता ने कांग्रेस को हटा करके लेफ्ट के हाथ दिया, तो 34 साल तक लेफ्ट को वहां की जनता ने अपने सर आंखों पे बैठा के रखा। और फिर 2011 में जब लेफ्ट की विदाई की, तो 15 सालों से लगातार ममता बनर्जी को जिता रही है। और अगर 2026 में 15 साल बाद अगर ये बदलाव के लिए वोट पड़ा, तो यह मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों के लिए सत्ता में रहने वाली है, क्योंकि बंगाल की जनता का मिजाज है वो या तो वो सिर पे जल्दी बैठाती नहीं, और अगर बैठा लेती है तो कई वर्षों तक वो राज कराती है। नहीं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। वहां मेरा एक सवाल बन जाता है कि 27 वर्ष कांग्रेस, 35 वर्ष सीपीएम, तो क्या 15 वर्ष में ही उकसा गई ममता से? बड़ा हाँ, एक अभी सवाल अब है। देखिए, अब ये है कि ममता बनर्जी के सामने अभी 15 साल हुए हैं, और जो ज्योति बसु का मेरे ख्याल से 22 या 23 साल या 24 साल कितना उनका रहा है, मेरे ख्याल से वो सबसे लंबा उनका कार्यकाल पच्चीस रहा साल है। के करीब रहा है, 25 के करीब है हाँ, शायद। तो अब ये है कि ममता बनर्जी 75 ईयर्स की हो गई हैं। अब ये है कि क्या जो है वो ज्योति बसु का रिकॉर्ड वो तोड़ सकती हैं कि नहीं तोड़ सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। कि क्या जो है जनता 15 साल में ही उनकी विदाई कर देगी, या फिर आने वाले 2 चुनाव और भी उनको मौका दे सकती है। लेकिन एक चीज आपको गौर करने वाली बात होगी, जो बीजेपी कभी 4%, आप सोचिए, सबसे ये कितने सोचने वाली बात है, जिस पार्टी की स्थापना, जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, वो बंगाल से ही आते हैं। उसी जनसंघ की ही जो वैचारिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसे बंगाल में एक दहाई में पहुंचने के लिए 1991 का इंतजार करना पड़ गया, राम मंदिर लहर का। और फिर राम मंदिर लहर खत्म हुई, फिर इसके बाद जो है 2016 में दहाई में पार्टी पहुंची, फिर बीच में पार्टी वहां पे समतल हो गई थी। और 2016 के बाद आप देखिए 2019 में पार्टी दहाई से सीधे 40% वोट पे पहुंच गई। और पहले बीजेपी ने मुख्य विपक्षी पार्टी होने की लड़ाई लड़ी, आज भाजपा वहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी है, और अब वो सत्ता पाने की लड़ाई लड़ रही है। तो अगर आप देखेंगे कि ये भी, मतलब आप सोचिए कि जिस पार्टी की वैचारिकी उस शख्स ने तय की जो बंगाल से आता है, आप सोचिए आज तक बंगाल में ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर पाई है। तो ये भी देखने वाली बात होगी, क्या इस बार बंगाल में बीजेपी बंगाल की सत्ता में पहुंच करके अपने पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देगी। और अगर ऐसा हुआ, तो ये पिछले 6 वर्षों के अंदर दूसरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इससे पहले अनुच्छेद 370 हटा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी उनको एक श्रद्धांजलि दे चुकी है।
क्योंकि ये 370 हटाने की लड़ाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही शुरू की थी और इसके लिए उन्होंने अपनी जान भी गंवाई थी। और अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो ये दूसरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर मुखर्जी को। नवनीत जी, एक बात आपने कहा कि जो जीतेगा छप्पर फाड़ के जीतेगा, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। उसके मेरे पास उदाहरण है कि सन 50 के बाद जब देश में स्वतंत्र होकर स्वतंत्र भारत में सरकारें बनी, तब से लेकर अब तक का इतिहास है कि विपक्ष आज तक 100 सीटें वहां कभी नहीं जीता है। विपक्ष के पास हमेशा 100 सीटें से कम रही हैं। जब विपक्ष के पास 100 सीटों से कम रहेंगी तो सत्ताधारी दल के पास बम्पर बहुमत होगा, इसमें बम्पर कोई होगा, दो राय बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और ये इतिहास बदल जाए ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है कि विपक्ष 100 के भीतर ही रहेगा, चाहे वो कोई भी रहे। मैं नहीं बिल्कुल, मालूम कि ममता बनर्जी रहेंगी, मुझे नहीं मालूम क्योंकि कि मैंने वही बीजेपी कहा कि रहेगी। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां का मिजाज है या तो वो परिवर्तन नहीं करता, और अगर परिवर्तन करता है तो ये आंधी उधी से नहीं काम चलता, सुनामी चलती है वहां पे। आप सोचिए कौन सा ऐसा राज्य है जो 30-30 साल 34-34 साल बाद जो है परिवर्तन करने के बारे में सोचता है। तो इसका मतलब ये है परिवर्तन करने मतलब जब जनता बहुत आगे जा चुकी होती है तो तब जाकर के वो दूसरे बटन को चूज करती है, और जब दूसरी बटन को चूज करेगी तो क्या वो जो है नजदीकी लड़ाई होगी, बम्पर लड़ाई होगी। आप देखिए देखिए इस वक्त क्या है, भाजपा अपना करीब 90 सीटों पे भाजपा का बेस, अगर पिछले 2-3 चुनाव आप देखें तो 90 सीटों पे भाजपा अपना बेस बना चुकी है। 3 से 77 पहुंचना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना है एक पार्टी जो जीरो रही हो। इसके अलावा आप देखेंगे जो लोकसभा चुनाव की अगर सीटें देखें, 2019 में पार्टी ने 18 लोकसभा सीटें जीती। अगर उसको विधानसभा में बढ़त के हिसाब से देखें तो उस वक्त 121 सीटें होती है। 24 के चुनाव में पूरे देश में सीटें लगभग राज्यों में घटी, तो बंगाल में भी घटी, तो भी 90 सीटों पे बीजेपी की बढ़त वहां पे कायम है। अब चूंकि आप देखेंगे एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जनता विकल्प की ओर देख रही है। अगर कोई पार्टी 4% से 40% पे पहुंच रही है, इसका मतलब यह है कि वहां के लोगों में एक तड़प है। तो अगर ये तड़प जो है अगर पूरी तरीके से अगर जो है वो आगे बढ़ी, तो इसका मतलब यह है कि वो जो 90 सीटों का बेस है, जो 77 सीटों का बेस पार्टी की है, तो वो जो है बम्पर सीटों में तब्दील हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि चूंकि वहां की डेमोग्राफिक जो है थोड़ी सी ऐसी है जो बीजेपी के लिए काफी चैलेंजिंग है। ऐसा कहा जाता है कि जब से लेफ्ट और कांग्रेस कमजोर हुआ है, तब से मुस्लिम वोटों का बंटवारा अब होना बंद हो गया है, और ममता का करीब वहां पर 28 से 30% मुस्लिम वोटर हैं, तो टीएमसी का जो मीटर ही 25% वोट से जो है वो स्टार्ट होता है, और उनको जो है 70% जो हिंदू समाज का वोटर है उसमें से अगर 20% भी उनको वोट मिल जाता है तो भी उनकी नैया पार हो जाती है। तो ये चैलेंज है, जो करीब 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोटर काफी जो है निर्णायक होते हैं। तो ये सब चीजें चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए कोई लड़ाई असंभव है। एक और चीज है नवनीत जी, बस अंतिम सवाल में बस ये करूंगा कि बंगाल के चुनाव का जो मैंने आकलन किया, मैंने डेटा खंगाला, तो वहां अब तक का जो डेटा आया मेरे पास, 77 में सीपीएम के गठबंधन ने वहां सत्ता का पदार्पण किया, सत्ता कांग्रेस की विदा की। उसके बाद नया गठबंधन बना तृणमूल का और कांग्रेस का। अब तक के जो परिणाम वहां बदले वो गठबंधन ने बदले। बीजेपी का इस बार किसी से गठबंधन नहीं था, छोटे बड़े दल से भी। बिल्कुल। ये वहां की थ्योरी बता रही है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा कि बीजेपी नहीं बदल सकती। तो क्या इन सब चीजों का भी असर पड़ता है? दूसरे वहां जब गठबंधन ने बदला और वो पार्टी वहां सत्ता में हमेशा काबिज रही, इस बार कोई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वहां जो सत्ता में पार्टी वही रही जिसने लोकसभा में ज्यादा सीटें हासिल की। अब तक का ये भी देखिए वाकया इसमें, गुणा करेगा। हाँ इसमें एक चीज ये आपको देखने वाली बात होगी कि तब से हुगली नदी में बहुत पानी बह चुका है जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं। और अब हाँ, अब उंगली देखिए पे नाव चला दी। ये चुनाव पूरी तरीके से बाइपोलर हो चुका है। जब देखिए जब जब टीएमसी का दौर, जब लेफ्ट का दौर था, जब 34 साल तक लेफ्ट लेफ्ट की पार्टियों की जब सरकारें थी, तब जो है वहां पे जो कांग्रेस का वोटर था
वो टीएमसी में शिफ्ट होता नजर आया, क्योंकि तब ये नैरेटिव था कि जो लेफ्ट को हरा सके हम जो है उसके साथ जाएंगे। तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर लगातार 2 बड़े आंदोलन कर दिए, एक जो है सिंगूर का किया, फिर नंदीग्राम का किया, 2 बड़े इशू, भूमि अधिग्रहण कानून, माँ माटी मानुष का जो है पूरा नारा वहां से बना, एक इमोशनल कार्ड वहां से ममता बनर्जी खेली, किसानों को उन्होंने एकजुट किया और लेफ्ट सरकार को लगातार 2006 और 2007 में 2 बड़े मुद्दों से हिला दिया। वहां से क्या है, जो कांग्रेस का वोटर है वो टीएमसी में शिफ्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि उसे लगा कि बस करिए ममता बनर्जी ही जो है लेफ्ट को हरा सकती हैं। अब खैर 2011 में ममता बनर्जी लेफ्ट को हरा चुकी। अब इसके बाद क्या है, जो लेफ्ट का जो वोटर है उसे क्या है, उसके दिमाग में नैरेटिव हुआ कि अब हमें जो है लेफ्ट लेफ्ट तो जो है जनता की नजरों से उतर चुकी है, अब क्या है हमें उसके साथ जाना है कि जो टीएमसी को हरा सके। तो वो 2016 में जब बीजेपी फिर दहाई पे पहुंची, बीजेपी में थोड़ा सा बीजेपी का जनाधार बढ़ने लगा, नरेंद्र मोदी का दौर स्टार्ट हुआ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जनता को विकल्प के तौर पे जो है भाजपा दिखने लगी, ये लगा कि भाजपा को बीजेपी हरा सकती है। तो आपने देखा होगा कि जो है लेफ्ट का भी जो है वोट जो इधर बीजेपी में शिफ्ट होना शुरू हुआ, और उधर कांग्रेस का भी वोट शिफ्ट होना हुआ, और दोनों पार्टियां जो है वो रसातल में जाने लगी, और मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जो है, इससे ये है कि अब जो है मतलब कि गठबंधन की यहाँ पे प्रासंगिकता ही, गठबंधन अगर कोई बंदा जैसे ओवैसी की पार्टी और 1-2 छोटी पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं तो वो मुस्लिम वोटों का कुछ सीटों पे विभाजन कर सकती हैं। लेकिन अब जो है, चूंकि जब इलेक्शन बाइपोलर हो जाता है तो जो गठबंधन की भूमिका है वो एक वोट कटवा की ही रह जाती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा जो है वो सीन को ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बाइपोलर क्या है, वो वोटर क्या है, 2 ही पार्टियों के बीच में वो विभाजित हो जाते हैं, तो गठबंधन की ज्यादातर भूमिका नहीं रह जाती। चलिए, आपने बड़ा दर्शकों को सरल भाषा में समझाया है। मेरे सवाल भी इसीलिए थे, लोग समझे। बाकी हम लोग बात करेंगे 4 तारीख के बाद क्या होगा। बिल्कुल। हालांकि नवनीत जी का आकलन बहुत सटीक रहता है, अब तक कई चीजें रही, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद रहा हो या फिर बिहार के। देख सकते हैं, हमारे साथी नवनीत जी का प्रोग्राम पड़ा हुआ है बिहार मुख्यमंत्री के चयन से करीब 4 दिन पहले। उसमें नवनीत जी ने कहा कि अगर किस्मत रूठ जाए तो सम्राट चौधरी का नाम कटेगा तो अन्य नामों पर बात की जाए। अगर सम्राट के ही नाम पर सेहरा बंधना है, सम्राट को ही सम्राट बनना, तो फिर क्या बात की जाए। और वही हुआ कि अंतिम स्टेज सम्राट ही सम्राट बने। अब देखते हैं, एक छोटा सा अगर सवाल आप उचित समझें तो बता दे जाए, क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो कौन होगा चेहरा, एक आइडिया दर्शकों को। निश्चित निश्चित तौर पे कोई संदेह नहीं, शुभेंदु अधिकारी ही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सिर्फ एक नाम शुभेंदु अधिकारी। चलिए, इसी के बाद यहाँ हम इसी सवाल के साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।